नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर स्वागत है। आज हम जुड़े हुए हैं एक हमारे महाराष्ट्र के युवा हैं जो कि अभी हमारे समाज को एक बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से अलग नेतृत्व दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में हम किस प्रकार से एक सोचिए अपने समाज को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को उतना ही नहीं और खुद को भी एक सुदृढ़ तरीक़ा से आगे लेके जाए। तो इनसे मैं छोटा सा परिचय करते हुए इनकी बातों पे ले चलता हूँ। नमस्ते सर। सर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। नमस्ते, मैं उद्धव दिवाकर नेरकर, सदस्य गौ सेवा आयोग महाराष्ट्र आसाम, मूलतः जलम तहसील शेगाव, जिला बुल्ढाना से भारत रत्न नानाजी देशमुख जी की प्रेरणा लेकर 2010 से उनके साथ में कार्य किया हूँ और ग्राम विकास के रिलेटेड छोटी छोटी बातें उनसे सीखी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से अपने गांव में 5 बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, स्वयं रोजगार और स्वावलंबन। इन 5 बिंदुओं को जन सहभागिता के आधार पर हम अपने गांव के परिधि में 15 किलोमीटर के परिधि में लगभग 30 गाँव में कार्य कर रहे हैं। सर तो ये जो आप काम कर रहे हैं सर 30 गाँव में, पर्यावरण को भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य को भी ले रहे हैं, शिक्षा को भी ले रहे हैं, तो सर इस पर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है सर ग्राउंड पे? देखिए, होता क्या है, शुरुआत में जब 2012 से हमने कार्य को चालू किया तो बेसिकली जैसे हर एक बिंदु को हम यदि लेते हैं और उसके उपबिंदु बनाते हैं, तो जैसे शिक्षा में हम लोग गर्भस्थ शिशु संस्कार की बात करते हैं। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी तो है लेकिन संस्कारों का अभाव है, और संस्कारों का अभाव होने के कारण आप जान रहे या देख रहे होंगे या मीडिया में भी आप देखते होंगे, बाजू वाले घर में किसी बुजुर्ग माता पिता का देहांत होता है तो मालूम नहीं। संस्कार इतने कम हो गए हैं, इसलिए हम लोग बचपन से बच्चों को संस्कार आ गए। इसलिए माताओं के गर्भ में जब शिशु है तभी से हम लोग उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इस विषय का हम लोग एक 15 दिन में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं। दूसरा, हम लोग कृषि की यदि बात करते हैं तो कृषि में आज रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है और ज़मीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि ज़्यादा रसायन या ज़्यादा उर्वरक डालने के कारण हमारी खेती बंजर होती जाती है। हम लोगों ने हरित क्रांति के लिए रासायनिक खाद एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसके दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी इतनी कड़क हो गई है, वहाँ पे अभी जेसीबी से हल चलाना। हम लोग गौवंश आधारित खेती, इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं। गाय किसानों की यहाँ बचेगी तो ही हम लोग खेती में कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसा आप बता रहे हैं तो इसका सर दूर परिणाम क्या है सर, दूर दृष्टि से देखा जाए तो? 40-50 साल पहले हमारे भारत की जो कृषि पद्धति थी ये गौवंश आधारित कृषि थी, क्योंकि हम लोग देहात में भी एक ऊंच नीच या श्रीमंत की एक व्याख्या यदि करते थे, वो कितने गोधन किसके घर में है इसके ऊपर हम लोग जी श्रीमंत की व्याख्या करते हैं या उसको रीच बोलते हैं। तो समय बदल गया, अब श्रीमंत या अमीर होने की व्याख्या हो गई, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा गोधन जिसके पास था उसे अमीर बोला जाता था, और अपने परिवार की लड़की को यदि ब्याहना होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश किसके पास था उसके पास में ब्याह किया जाता था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने और मुस्लिम शासकों ने हिंदू संस्कृति को तोड़ने के लिए यहाँ 2 पद्धतियों को नष्ट किया। सबसे पहले यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी जो गुरुकुल पे आधारित थी, गुरुकुल नष्ट करने का काम मुसलमान और अंग्रेज दोनों साथ साथ। दूसरा, कृषि को नष्ट करने का काम जो कि गोवंश आधारित थी उसको नष्ट करने का काम एक विशिष्ट धर्म को दिया, ताकि ये हिंदू धर्म के झगड़े हो जाए और हम लोग फूट डालो और राजनीति करो। इस प्रकार से भारत को गुलाम बनाने के ये 2 बड़े षड्यंत्र अंग्रेजों ने और मुस्लिमों ने किए, जिसके कारण हम गुलाम हैं। आज हम स्वतंत्र जरूर हुए हैं लेकिन ये दोनों बातों में हम लोग आज गुलाम हैं। इसलिए शिक्षा को यदि सशक्त माध्यम बनाना है तो अपनी मातृभाषा या संस्कृत में शिक्षा हो। दूसरा,
गौवंश आधारित कृषि जब तक नहीं होगी तब तक भारत परमय पे जा नहीं सकता। डबल इनकम गाय को बचाने के बाद ही हो सकती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा सर, आपने गाय पे मतलब जो किसान हैं उनके पास गाय होना आवश्यक है, और जो किसान नहीं है उन्हें भी गाय रखना चाहिए, जहाँ तक कि मेरे अपने विचार है। तो सर अभी जो हमारे किसान वर्ग, कृषि भाई लोग, उन लोग के लिए सर अभी जैसे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या फिर उनका कहे तो वो जो हाइब्रिड सीड्स लगा रहे हैं जो कि शायद न ही वैसा एनर्जी वाला है न ही स्वास्थ्यवर्धक है, तो वो कैसे मतलब उस चीज़ को कैसे दूर करके और करे तो क्या करे सर, क्योंकि दूसरा चीज़ बहुत महंगा हो जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जीवो जीवस्य जीवनम, एक संस्कृत में श्लोक था, एक जीव दूसरे जीव पर अवलंबित होता है। और प्रकृति की रचना जब तक हम लोग नहीं समझ सकते तब तक हम लोग खेती नहीं कर सकते। प्रकृति की रचना क्या थी कि 40-50 साल पहले की बात करें तो आप कृषि सेवा केंद्र, मतलब एग्रीकल्चर का ये जो आउटपुट इनपुट सेंटर होता है, ये पहले नहीं थे। तो बीज कहाँ से आता था? खुद से था। खाद कहाँ से मिलती थी? घर से मिलती थी। स्प्रेइंग के लिए जो तरल नाशक थे या कीट नियंत्रक थे वो सब घर पे थे। हम लोग खेत में ज़्यादा पशु पक्षी बैठे, ज़्यादा छाया हो, इसकी व्यवस्था करें, ताकि पशु पक्षी आने के बाद एकात्मिक कीड़ व्यवस्था बनता था। भाई वो पेड़ पौधों पे बैठेंगी तो खाने के लिए कुछ लगेगा, तो मावा, तुड़तुड़ा, अल्ली, ये जो कीट होते थे ये कंट्रोल करते। अच्छा। इस प्रकार से हमारी व्यवस्था कृषि में मजबूत थी और हम स्वयं को, आज रासायनिक खाद के कारण हम लोग परावलंबी हो, हर बात के लिए हमको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो यदि हमको खेत में स्वयं पूर्ण होना है या स्वावलंबी होना है तो हमें अपने घर के बीज, हमें अपने पानी की व्यवस्था, हमें अपनी खाद की व्यवस्था, हमें अपने सभी चीज़ें, खेती में जो जो चीज़ें लगती है उसमें स्वयं पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बाहर का खरीद के या केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद के हम लोग गुलाम हो रहे हैं। हम लोगों का खर्चा खेती का बढ़ रहा है, हम लोग कर्ज ले रहे हैं, हम लोग व्यसनाधीन हो रहे हैं। इसलिए गौवंश आधारित खेती ही आत्मनिर्भर भारत बनाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल भविष्य में हो सकेगा। अच्छा, आपने सर शिक्षा के भी बारे में बोला कि शिक्षा जो है उसमें भारतीयता होना चाहिए, अर्थात उसमें संस्कृति और सभ्यता जो है वो भारत की होनी चाहिए। लेकिन सर अभी जैसा देख रहे हैं कि भारतीयता में मतलब सब जगह विविधता है सर। जैसे महाराष्ट्र में कुछ और है, जाएंगे इधर तो अरुणाचल में कुछ और दिखेगा, असम में कुछ और दिखेगा, और अगर देखिए 7 स्टेट्स जो उधर है, 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, उस सब में सबका अपना अपना अलग है और किसी किसी में एक ही में अनेक सारा है। तो इस सब चीज़ अगर भारतीयता आती है तो सर लोगों का ब्रिजिंग जो है, जैसे कि अभी अंग्रेजी के द्वारा या फिर कोई ऐसी भाषा से हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन जब अगर आ जाएगी, मतलब अगर सब अपना संस्कृति सभ्यता को प्रमोट करेंगे तो फिर ये एक समस्या होगी कि लोग फिर दूर से कैसे संचार करेंगे। नहीं, देखिए कैसा है, अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। और कोई भी ऐसा देश नहीं, देखिए कोई भी कंट्री, चीन, चाइनीज़ लोग चाइनीज़ माता नहीं, अंग्रेज को अपनी माता नहीं करते, जापान माता नहीं। भारत ही ऐसा देश है जो कि जहाँ अनेकता में एकता, विविधता में एकता है। यहाँ सभी लोग अपनी धरती को माँ के समान मानते हैं। इसीलिए भाषा अलग अलग हो सकती है, संस्कृति अलग अलग हो सकती है, अपना पहनावा अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपने अपने संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से सभी लोग अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा बात आपने बताया सर, धन्यवाद सर इसके लिए, आपने मुझे टाइम दिया हम लोगों को। तो इनकी बात बहुत सराहनीय है कि इस प्रकार से ये सोच रहे हैं और ये चीज़ वास्तविकता भी एक ऐसा होना भी चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं सर फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैमरामैन हमारे शिवम आनंद हैं, और बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम इस एक मुहिम को चला सकें कि हम इस पर्यावरण को, इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को और भ्रष्टाचार को कहीं दूर खड़ा कर सकें और हम अपने आप को फिर से एक कर सकें। धन्यवाद। मैं आदर्श कुमार, जय हिंद। धन्यवाद आदर्श जी, धन्यवाद।